वो किताबों में तो दर्ज ही नहीं था जो सिखाया सबक ज़माने ने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में मुन्नम मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं नमकीन पानियों का सफ़र। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। उसके सर पर कबूतरों का गोल उड़ रहा था। फिर फड़ाहटें उसकी सम्मातों को चीरती गई। फिजा में परिंदों का शोर था, फलक के रंग बरंगे पंछी। खिजर को दुनिया का कोई खामोश कोना दरकार था। उसका फोन बार बार बज रहा था। तंग आकर उसने फोन कान से लगाया। खिजर, कहाँ हो तुम? हिना अजलत में पूछ रही थी। खिजर भरपूर कोफा से बोला, मुझे अकेला छोड़ दो, बच्चा नहीं हूँ। खिजर प्लीज घर वापस आ जाओ। हिना, मुझे तन्हाई चाहिए। खिजर, मेरे भाई अम्मा जान को पहचाने, वो बहुत मोहब्बत करती हैं तुमसे। मैंने कहा ना यार। वो बुरी तरह झंझला गया। क्या मैं कुछ देर तन्हा नहीं रह सकता? उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो पैदल चल रहा था। एक पत्थर से उसका पाँव टकराया। एक ठेस उठी। अम्मा सिमी को लेकर बहुत हसास हैं। वो बेबसी से बोल रही थी। मुझे मना किया गया था तुम्हें बताने से, लेकिन अब यही सही वक्त है। मुझे नहीं सुनना कुछ ही ना। और गौर से उसके अंगूठे से खून रसने लगा था। वो फोन बंद करना चाहता था कि हिना ने बेकरारी से बोलना शुरू कर दिया। सिमी हमारी खालाजाद है खिजर, हमारी सगी कजन, अम्मा जान की भांजी। हिना ने जोर देने के लिए एक बात 3 जावियों से कही थी। खिजर ठहर गया। कबूतरों का गोल उसके सर पर दूसरा चक्कर काट रहा था, मगर शोर थम गया। हर समत खामोशी घूमने लगी। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया, वो उनकी सगी बहन की बेटी है, इसलिए तुम शायद उनकी सीमी से मोहब्बत की गहराई नहीं माप सकते। सुन रहे हो खिजर? वो हर्ट हैं, वापस आ जाओ। खिजर के अंगूठे से खून बह रहा था, मगर उसकी उठती ठेसें महसूस नहीं हो रही थी। वो सुन रह गया था। इस इंकशाफ ने उसे बर्फ का मुजस्मा बना कर रख दिया था। क्या खिजर तुमसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करता है? उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? सिमी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो सिमी के सामने बैठते हुए ऐसे पूछ रही थी जैसे एक माँ किसी के घर छोड़े गए अपने बच्चे से वापसी पर पूछती हैं। सिमी को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था और वो अरक अरक हो रही थी। मेरा यकीन करो, अगर मुझे जरा सा भी शक होता, मैं कभी तुम्हें खिजर के साथ अकेला ना छोड़ती। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, उनकी आंखें छलक पड़ी थी। सिमी ने बेचैनी से उनके हाथ थाम लिए थे। वो ऐसे नहीं हैं, मैंने उन्हें गुस्सा दिलाया था। खिजर से मुझे कोई शिकायत नहीं हुई, वो वाकई बहुत अच्छे हैं। सिमी के यकीन दिलाने के बावजूद उनकी आंखों में बेयकीनी के बादल लहराते नजर आ रहे थे। वो उसके चेहरे पर जैसे झूठ की लकीर खोजना चाहती थी। सच कह रही हो? आप अपने बेटे पर यकीन रखें, बात इतनी बड़ी नहीं थी, बेवजह बड़ी हो गई। मैंने अपनी बहन को बहुत तकलीफें उठाते देखा है। मैं तुम्हें जरा सी तकलीफ में भी नहीं देख सकती, वरना ताजवर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। उसकी माँ की कितनी अहमियत झलक रही थी उनके लहजे से। सिमी को यकीन आता था कि वो सालों कैसे दूर रही थी, और ये दूरी भी दिलों में फासले ना ला सकी। यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा गया है, वो सर झुकाकर शर्मिंदगी से बोल रही थी। शकीला ने उसकी ठोड़ी छूकर चेहरा ऊंचा किया था। फिर हसरत ज़दा निगाहों से वो चेहरा तकने लगी। जानती हो तुम मुझे इतनी अजीज क्यों हो सिमी? उनकी आंखों में शफाफ नमी तैर रही थी। सिमी सवालिया नजरों से देखे गई। क्योंकि तुम हम दोनों बहनों को मिलाने का सबब बन गई हो। हम बहनों का रिश्ता अनमोल है, ये किसी दूसरे नाम का मोहताज नहीं, मगर इसने नए ताल्लुक ने मेरा दिल बहुत ठंडा कर दिया है। ये मेरी बहन को मुझ तक आने का रास्ता खोलेगा एक दिन। उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली थी। सीमी के हलक में आंसू जमा होने लगे थे, गला बैठने लगा था। मेरी माँ ने बहुत तन्हा सी जिंदगी गुजारी है खाला, वो सारी जिंदगी अकेली रही। सीमी उन्हें सामने पाकर टूटने लगी थी। उसने पहली बार उस रिश्ते से उन्हें मुखातिब किया था। दोनों दुखी हो रही थी और बैक वक्त जज्बाती भी।
میں جانتی ہوں میری بچی، تاجور کی زندگی ایسی ہی رہی جیسی اس نے اپنے ساتھ ہماری تکلیفیں بھی خود پر لے لی ہوں، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ دونوں کا دکھ مشترکہ تھا اور ان کی گفتگو کا مرکز تاجور ہی ہو سکتی تھی۔ جوانی سے لے کر اب تک اماں کا دکھ، ابا کا دکھ، گھر کا دکھ، اولاد کا دکھ اور انجانے کتنے دکھ وہ کس کس کو شمار میں لاتی، کس کو چھوڑتی۔ ان کی آنکھوں کی سکرین پر ایسے ہی کسی وقت کے لیے محفوظ ماضی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ میں کرم الہی کو شہر لے جانا چاہتی ہوں، ثانیہ گہری اداسی میں لپٹی ان اجنبی چہروں کے بیچ بیٹھی دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ کرم الہی نے بولنا چھوڑ دیا تھا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، دن رات بخار میں جلتا رہا، نہ کھانا مانگتا نہ پانی، بس آنکھوں کے گوشے نم رہتے۔ ثانیہ کو لگتا تھا کہ اس نے کرم الہی کو موت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسے جیسے اس کا ہر بھرم ٹوٹ گیا تھا، ہر خول چٹک گیا تھا، نہ کسی دوا کی پرواہ تھی نہ ریسٹ کی۔ پچھلی 2 راتوں سے بلغم کے ساتھ خون بہنے لگا تھا۔ ثانیہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی، ایک واحد سہارا، ایک آسرا، ایسا انسان جس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ثانیہ اس کو اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھ رہی تھی، وہ اپنی روح پر یہ بوجھ نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ اس نے اس آدمی کی کوئی مدد ہی نہ کی۔ میرے ساتھ شہر چلو، تمہیں ہاسپٹل لے کر جاتی ہوں، یہاں تم مر جاؤ گے۔ ثانیہ اس دن گیلی لکڑی بن گئی، چٹکتی ہوئی اور دھواں دار، کروا کسیلا دھواں۔ کرم الہی نے نیم واں آنکھوں سے اس کو دیکھا، جواب نہیں دیا۔ خدا کے لیے خاموش مت رہو، مجھے وحشت ہوتی ہے ان در و دیوار سے، تمہاری حالت ہولا کر رکھ دیتی ہے مجھے۔ اپنا نہیں تو میرا سوچو، طبیعت بگڑ گئی تو میں اکیلی لڑکی کیا کروں گی؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ کرم الہی کو اس پر بے تحاشا ترس آیا، پیاس سے اس کے ہونٹ خشک، زبان تلوؤں سے چپکی تھی، پھر بھی وہ کچھ نہیں مانگتا تھا۔ جاؤ میرے بھائی بھتیجوں سے کہو۔ اس نے یہ مختصر سی بات اتنی کم آواز میں کہی کہ ثانیہ کو کان لگا کے سننی پڑی تھی۔ وہ نہیں آئیں گے، ثانیہ کے دل نے کہا تھا، مگر وہ گمسم سی کھڑی رہی۔ وہ اس مایوس اور بیمار شخص کا یہ کہہ کر دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ انہیں اس کی کیا پرواہ۔ اچھا میں جا کر کہتی ہوں۔ ثانیہ بہت ہمت کر کے ان کے پاس آئی تھی، انہیں کرم الہی کی حالت کا بتانے، تھوڑا خدا کا خوف دلانے کو۔ وہ انہی کا بے اولاد بھائی تھا، کچھ حقوق تو تھے ان کے۔ شہر کس لیے؟ بڑی حیرانی سے پوچھا گیا تھا۔ ان کے جوان بچوں کو کرم الہی سے زیادہ اس لڑکی میں دلچسپی تھی کہ وہ کیا کہنے آئی ہے۔ علاج کے لیے، گاؤں کی ڈسپینسری سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ رات بھر تڑپتا ہے، جیتا جاگتا انسان ہے۔ ثانیہ ان کی منت کرنا چاہتی تھی، مگر یہ چہرے اسے مہربان نہیں لگ رہے تھے، کچھ عجیب، ٹھوس اور پتھریلے سے۔ یہ عمر ہے اس کی علاج اثر کرے گا؟ ساری زندگی عیش سے گزاری ہے، اس عمر میں بھی اپنی من مانی کی۔ اس کے بڑے بھائی نے ناگوار نظر ثانیہ پر ڈالی۔ کچھ تو خمیازہ بھگتے گا، بد دعائیں دیتا ہے ہماری اولادوں کو، اسے کہو اللہ اللہ کرے اس کے ساتھ کہ تو کب کے چل بسے۔ یہاں کون اتنا فارغ ہے کہ فضول میں شہروں کے چکر کاٹے؟ سرکاری ہسپتالوں کا حال پتہ تو ہے؟ توبہ! وہ بڑی صفاقی سے بول رہے تھے۔ ثانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے جیتے جی اس کی موت کا کہہ رہے تھے، جیسے وہ اتنی ہی عمر لکھوا کے لایا ہے۔ نہیں، کسی اچھے ہاسپٹل میں۔ بی بی کسی اچھے ہاسپٹل کا خرچہ پتہ ہے؟ وہ کہہ کر ایک ساتھ زور سے ہنس پڑے تھے۔ ثانیہ سے بیٹھنا دوبر ہو گیا، ان کے رویے ثانیہ کا دل چھلنی کر رہے تھے۔ لیکن میں اس کو آپ سب کی طرح مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ ثانیہ نے سر اٹھایا اور مضبوطی سے کہا۔ کئی زبانیں خاموش ہوئی۔ کرم الہی کی اولاد ہوتی تو وہ آپ لوگوں کی سمت ترستی نگاہوں سے نہ دیکھتا۔ اس کی آواز صاف تھی مگر دل رو رہا تھا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے وہ تو کم ہو سکتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو زندگی بھی مل سکتی ہے۔ وہ ملامتی نگاہوں سے ایک کو دیکھ رہی تھی، مگر یہاں کسی کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جو اپنی محرومی سے لڑتا ان سب سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک نوجوان نے پوچھا تھا۔ ثانیہ سر جھٹک کر کہنے لگی، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی، ہمارا شہر جانے کا بندوبست کر دیں، میں اکیلی سب کچھ کر لوں گی۔ وہ ضبط کرتی ہوئی چادر درست کرتی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔
करम इलाही उसका इंतजार कर रहा था। शायद उसे उम्मीद थी कि वापसी पर वो उन सब को साथ लेती हुई आएगी, मगर अकेली गई थी, अकेली लौट आई थी। तुम बिला वजह उनसे नाला रहते हो। सब अच्छे हैं, हमारे लिए शहर जाने का इंतजाम कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी फिक्र है, खुसूसन तुम्हारे भतीजे। सानिया का लहजा गलोगीर था। करम इलाही अजीब सी नजरों से उसे देखता रहा, जैसे सच झूठ को परख रहा हो। सानिया भागती हुई अंदर बंद हो गई और फूट फूट कर रो दी। लबों पर दोनों हाथ जमाए जोर जोर से रोती रही। वो भी करम इलाही जैसी थी, ना कोई परेशान हाल, ना कोई उसकी परवाह में घुलने वाला। किसी के पास उसके लिए वक्त नहीं था, कोई उनके लिए फारिग नहीं था। बाहर गाड़ी खड़ी थी। करम इलाही चलने के काबिल नहीं था। उसके उसी भतीजे ने उसे बाजुओं में उठाकर कैरी डिब्बे की पिछली नशिस्त पर लटा दिया था। एक कोने में सानिया सुकर कर बैठ गई थी। उन्हें कह दिया गया था कि ड्राइवर ने 700 रुपया किराया मांगा है, देना चाहें तो दे दें, वरना मैं खुद कुछ कर लूंगा। सानिया को उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। गाड़ी अब बस्ती से निकलकर जीली सड़क पर भागने लगी थी। कुछ देर में करम इलाही ने ड्राइवर को किसी शख्स का नाम बताते हुए वहां रोकने को कहा था। सानिया यकीनन उस शख्स को नहीं जानती थी। ड्राइवर ने उससे सवाल पूछा था, इस हालत में पटवारी के दफ्तर क्या काम? वो करम इलाही को रोकना चाहती थी, मगर वो उसको कहाँ खातिर में लाता था। लब भींचे बैठी रही। करम इलाही उस शख्स की मदद से गाड़ी से निकलकर अंदर चला गया था। सानिया के पास करने को कुछ नहीं था, हत्ता के सोचने को भी नहीं। कुछ देर में करम इलाही उसी खामोशी से वापस आ गया था जिस खामोशी से गया था। सानिया उससे सवाल करना चाहती थी, मगर उसने खामोशी से बंद मुट्ठी सानिया के हाथ पर खोल दी थी। वो कुछ रकम थी, कुछ पैसे जो यकीनन उसकी जरूरत थे। सानिया की आंखों में नमी फैलने लगी, इतनी कि वो पानी से लबरेज हो गई। वो शहर के मकामात नहीं जानती थी। उसे सरकारी अस्पतालों के सिस्टम नहीं पता थे। उसे नहीं मालूम था कि वहां उन्हें किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। उसके पास सिर्फ अल्लाह से लगाई उम्मीद थी, करम इलाही की सेहत का अज़म और उसकी जिंदगी की दुआ। गाड़ी तेजी से हमवार सड़क पर भागती जा रही थी। माजी ताजवर को कुल्हाड़ी लगने वाली रात पहले से भरकर गहरी स्याह हो गई थी। हर समत जैसे खून खून। ताजवर की आंखें बेनूर हो चुकी थी, वजूद यख बस्ता। हाकिम को लगता था कि वो जमीन और आसमान के दरमियान कहीं लटक रहा है। ताजवर के सर पर रखे हाथ से खून बह बह कर उसकी आस्तीन सुर्ख रंग में भगो चुका था। उसने पूरी कुव्वत से हवेली के दरवाजे को ठोकर मारी थी। बहादुर बाहर निकला तो जमीन पर रखी ताजवर पर घुटनों के बल झुका हाकिम। ताजवर अगर खत्म हो चुकी थी तो हाकिम हालत निजाम में था। ये क्या हुआ? बहादुर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। हस्पताल हस्पताल। हाकिम गूंगा था, कुव्वते गोयाई से महरूम। ये जिंदा भी है हाकिम? बहादुर अपने सर पर हाथ मारा था। हाकिम पर जैसे तेजाब डाल दिया। जल्दी जल्दी करो। हाकिम के लफ्जों ने उन्हें हालत ने इल्तजा की थी। बहादुर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा था। मारे दहशत के वो 2 जगह गिरा और गिरकर गाड़ी तक पहुंचा था। उस रात एक साथ 2 दर्दनाक चीखें फिजा का सकूत चीर गई थी। एक साथ 2 कुर्ब अंगेज आवाजें, मौत की आहटें सजी थी। मौत तो वाकई आई थी, सहन में चकराती सबा खान के कदमों से जमीन बुलाने। जिस लम्हे हाकिम के वार से ताजवर की चीख बुलंद हुई थी, यूं लगा जैसे वहां चीख हाकिम से घर सुनाई दी गई हो। वो चीख भी दिल पर दहशत तारी करती थी। सबा खान दिल से कांप गई और कांपती हुई कमरे में भागी। ये फालज ज़दा इंसान की चीख थी जिसने महीनों से बोलना छोड़ दिया था, और ये फालज ज़दा बुलंद चीख इतनी भयानक हो सकती थी, इतनी खौफनाक भी। अम्मा अम्मा। सबा ने तेजी से उनके गाल थपथपाए। उनकी आंखें पथरा रही थी, ताजवर की आंखों की तरह। उनके चेहरे पर कोई संगीन सी छाप थी, जैसे हाकिम का वार ताजवर पर नहीं उन पर चल गया हो। सबा को ताजवर की खबर नहीं थी, मगर मौत ने जिंदगी के लब चूम लिए थे। हमीदा उस दुनिया से जा चुकी थी। सबा ने खौफ की शिद्दत से बैरूनी दरवाजा पीट डाला था। क्या हुआ? ये चीख किसकी थी? सदाम हवास बाख्ता सा अंदर आया था। अम्मा अम्मा जा चुकी हैं। उसकी घुग्गी बंद चुकी थी। सदाम फौरन समझ में नहीं पाया था। कहाँ? वो नहीं रही सदाम।
सबा रो देने के दरिपे थी। अम्मा! सद्दाम को शौक लगा। वो आगे बढ़ता मगर सबा ने उसका बाजू पकड़ लिया। हाकिम, जाकर हाकिम को रोको, वो ताजवर को मार डालेगा। उसकी दूसरी बात ने सद्दाम का दिमाग घुमा डाला था। क्या कह रही हो? होश में हो तुम? वो कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने निकला है। उसे बचाओ, वो दोनों घर पर नहीं हैं। सबा की टांगें उसके वजूद का बोझ उठाने से काम पे जा रही थी। उसकी मकारी हवा हो चुकी थी। वो उसको क्यों मारेगा? सद्दाम चीखा था। मैंने उसे कहा ताजवर किसी और से मुलाकातें कर रही है। बस उसे घर से निकलवाना चाहती थी मैं, मगर उसने ताजवर को मार दिया तो? सबा की कपकपाती आवाज में निकलते अल्फाज सद्दाम पर अंगारे उछाल गए थे। उसका जोरदार थप्पड़ लरसती सबा को जमीन पर मुंह के बल गिरा गया। बदबख्त औरत, वो मासूम बच्चों की माँ है। मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचा तो मेरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। वो चीखता हुआ उसे ठोकर मारता बाहर की समत भागा था। बीवी की मोहब्बत, माँ की मौत, सब फरामोश हो गया। धूल चाटती सबा जमीन पर माथा टकाकर फूट फूट कर रो दी। फजर की नमाज का वक्त हो रहा था। स्याही नैलगू उजाले में ढल चुकी थी। हाकिम घर आया तो दूर से ही सुर्ख रंगों में नहाया नजर आ रहा था। सद्दाम और सबा तेजी से उसके सामने आए थे। वो होश में नहीं लग रहा था। ताजवर कहाँ है? सबा बरामदे में ठहर गई। सद्दाम ने बेताबी से पूछा था, हाकिम ताजवर कहाँ है? मार दिया है मैंने उसे, मशीनी अंदाज में जवाब दिया। वो ना बोलता तब भी लिबास चीख चीख कर बोल रहा था। तुमने ताजवर को मार दिया? सद्दाम ने सरसराते लहजे में पूछा। सबा की रंगत मुतगैर हो गई थी। मैं ताजवर को अपने ताबे करना चाहता था। मैं चाहता था वो मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारे, मेरी मर्जी से सांस ले। हालांकि वो जीती जागती इंसान थी। हाकिम अपने खून रंगे हाथों और लिबास को देखता जा रहा था। अपने खून रंगे हाथों और लिबास को देखता वो खून को खुश्क होकर स्याह दिखने लग गया था। मेरी बीवी बद किरदार नहीं थी, पर मुझे उस पर शक गुजरा। मैंने कभी उसकी नहीं सुनी। मैं किसी और हाथों की कठपुतली बन गया। हाकिम, वो इस वक्त कहाँ है? सद्दाम का सर घूम रहा था। घर में दो दो मौत एक साथ। हाकिम की हालत, उसका अंजाम, उसका खानदान तबाह हो गया था। वो मेरी बीवी थी, लेकिन वो मौलवी हयात की बेटी भी थी। वो चाहे मुझसे शदीद नफरत कर ले, मगर वो अपने बाप की हुर्मत का पास जरूर रखती, क्योंकि वो किसी आम इंसान की बेटी नहीं थी। हाकिम की आंखों से आंसू टपकने लगे। नाकाबिले यकीन, सहरा की तेज धूप में बारिश के इम्कान की तरह नाकाबिले यकीन टप टप गिरते आंसू। उसका बाप मर गया, मगर उसके अंदर जिंदा था। मैंने दो कत्ल किए, क्योंकि मेरी निगाहों में ताजवर आई ही नहीं। मेरी निगाहों में एक और औरत थी, और उस एक औरत का किरदार था। हाकिम का वजूद हचकोले ले खा रहा था। उसके सामने सबा खड़ी थी, और हाकिम की आंखों में सबा का किरदार वाजिया हो रहा था। ये औरत जिसने अपनी पाक दामनी का ख्याल नहीं किया, जो अकेले मेरे भाई के साथ रहती रही, मेरे भाई से भी पहले न जाने कितने मर्दों के साथ। ये औरत जिसके निकाह का भी किसी को यकीन नहीं है। हाकिम, सद्दाम का पूरा वजूद हिल गया। ताजवर को लगने वाली कुल्हाड़ी इतनी तेज धार ना होगी जितनी सबा को लगी। हाकिम की ये बात, उसकी गर्दन उतर गई, एक झटके में उतर गई। मेरी आंखों पर इस औरत ने अपना किरदार बांध दिया। मैं वही पढ़ता रहा और इस औरत को भूल गया जिसके साथ हयात लगा था। सद्दाम, मैं इस औरत की बातों में आ गया जो मेरी बीवी के कदमों की खाक बराबर भी नहीं थी। इस कीचड़ ज़दा औरत के कहने पर मैंने अपनी बीवी को मार दिया। सबा के चेहरे पर खोलता तेल फेंक दिया गया था। इस बात को वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकी थी, ना हाकिम, ताजवर और उसकी औलाद से शदीद नफरत को। वो खुद को इज्जतदार और ताजवर से ऊंचा तस्वुर करती थी, क्योंकि वो शोहर की चहेती थी। हाकिम के इन अल्फाज ने उसे जता दिया कि औकात क्या होती है। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरकर अपने नाखूनों और उंगलियों से जमीन खुरचने लगा था। वो पागल हो रहा था। उसकी उंगलियां जमीन में सुर्ख लकीरें बनाने लगी थी तो सद्दाम को होश आया। हाकिम, मेरे भाई! सद्दाम ने आगे आकर उसके हाथों को पकड़ा और उसके खुले गिरेबान में हाथ डालकर कमीज को दरमियान से चीर दिया था। दामन तक फटी खून आलूद कमीज उसके बदन से जुदा करते हुए सद्दाम ने उसके कंधों को थामा। खुद को संभालो हाकिम। अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। मैं जनाजे का ऐलान
کرنے جا رہا ہوں۔ اگلی صبح حاکم کے گھر کے تمام منظر بجھ چکے تھے۔ طوفان آ کر گزر گیا تھا اور یہ اس کے بعد کا وقت تھا جس کے احترام میں خاموشی آنکھیں موند کر بیٹھ گئی تھی۔ حاکم تاجور کو گھڑے میں دفن کرنے گیا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جب انسان ایک گھڑا کھودتا ہے تو اس گھڑے کے قریب ہی زمین کا منہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ یہ شگاف خود اسی انسان کے لیے ہوتا ہے اور حاکم اس کھائی میں خود جا گرا تھا۔ اگلی صبح حاکم کے گھر کے صحن میں میت رکھی تھی، حمیدہ کی میت، اور وہاں صرف سکوت طاری تھا۔ نیلم بری طرح رو رہی تھی، ماں کے غم پر، تاجور کے غم پر، اور حاکم کے آنسو سوکھ چکے تھے۔ قدرت نے اس سے اس کی ماں چھین لی تھی۔ ماں بیمار سہی زندہ تو تھی، ایک نئی کہانی کو منزل دینے کے لیے۔ ایک کہانی یہی رد کی گئی تھی۔ صبح کی روشنی چہار سو پھیل چکی تھی۔ گھنے پیڑوں پر پرندوں کی چہکار زور و شور سے سنائی دے رہی تھی۔ شکیلہ دستگیر کے انتظار میں ٹہل رہی تھی کہ وہ اسے عجلت میں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ دستگیر، چچی وفات پا گئی ہیں، اسے یقیناً اطلاع تھی۔ پھر بھی شکیلہ نے تمہید باندھی۔ ہاں، تم چادر لے لو۔ اس نے شکیلہ کو نہیں دیکھا تھا۔ شکیلہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تاجور اکیلی ہوگی، کچھ ہو بھی ایسے وقت میں اپنوں کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے پلٹ گئی تھی اور بات مکمل ہونے سے پہلے پلٹ آئی۔ چلیں، خالہ بچوں کو دیکھ لیں گی۔ اس نے چادر سر پر پھیلائی۔ ہم فوتگی پر نہیں جا رہے۔ ہاں تو؟ نقاب پہنتی شکیلہ کا ہاتھ تھما۔ نہیں جا رہے؟ اسے اچنبھا ہوا۔ آپ کیا سمجھے دستگیر؟ میں تو، وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ دستگیر نے افسردہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہاں تاجور تمہاری انتظار کرنے کے لیے نہیں ہے، اس نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے، دکھ اتنا ہی اس لڑکی کا پیچھا کرتے تھے۔ ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ توقع کے عین مطابق دستگیر کی بات نے اس کی صورت کا سارا حسن نچوڑ لیا تھا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے روم کا ڈور دھکیل کر داخل ہوتی شکیلہ کو ہوش نہیں رہا تھا کہ اس کی چادر گردن سے پیروں میں جھول رہی ہے۔ اندر پہلا قدم رکھتے ہی جیسے وہ زمین میں دھنس گئی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، ایک فلک شگاف چیخ مارنا چاہتی تھی، اتنی دلخراش چیخ کہ دنیا شیشے کی ہوا اور چکنا چور ہو جائے، اتنی دور تک بکھر جائے کہ کانچ کو کانچ کی خبر نہ رہے۔ وہ اپنا دکھ پوری دنیا کو بتانا چاہتی تھی۔ کیسا ظلم تھا ان کے ساتھ۔ وہ کسی کے ہاتھوں فروخت نہیں ہوئی تھی، وہ ان کے خریدار نہیں تھے، پھر بھی ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ چوٹ اگر تاجور کھاتی تھی تو سہ جاتی تھی، مگر شکیلہ بلبلا اٹھتی تھی۔ تاجور کا سر اور گردن پٹیوں میں جکڑ رہی تھی۔ اس کی گردن اور منہ ایسا سوجا لگ رہا تھا جیسے 3 دن پانی میں پڑی لاش پھول جاتی ہے۔ شکیلہ تاجور سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دستگیر نے پورا زور آزما کے اسے تاجور سے علیحدہ کیا تھا، مگر اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ دستگیر کی گرفت میں بار بار نکل رہی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں اس جانور انسان کو۔ کہاں ہے وہ؟ وہ بپھڑ کر باہر جانا چاہتی تھی۔ دستگیر نے اس کو سختی سے روکا۔ سنبھالو خود کو شکیلہ، حاکم یہاں نہیں ہے، تاجور کی حالت پہلے ٹھیک نہیں ہے، کچھ خیال کرو پلیز۔ تاجور نے بوجھل پلکیں ذرا سی اٹھائی تھی۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی، آنکھیں ریشہ زدہ سی لگ رہی تھی۔ شاہ، اس کی زبان حرکت میں آئی۔ شکیلہ تڑپ کر اس کے سامنے گئی تھی۔ تاجور، میری جان۔ شکیلہ اس کا ہاتھ چومتے رو پڑی تھی۔ تاجور نے ذرا بازو وا کیا، شکیلہ اس آغوش میں سما گئی۔ تاجور کا سینہ دیر تک بھیگتا رہا تھا۔ دستگیر کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر بھیگ رہی تھی۔ دن کے دوسرے پہر حاکم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ٹھٹک گیا۔ پیچھے بہادر تھا۔ انہیں میں نے اطلاع دی تھی، اس نے پیچھے سے سرگوشی کی۔ حاکم کی آنکھیں خفگی سے بھر گئی تھی۔ بھابھی کے لیے اس وقت یہ ضروری ہے حاکم؟ بہادر نے اس کے کندھے کو ہلکا سا دبا کر چھوڑ دیا۔ شکیلہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی تھی اور حاکم پر برس گئی تھی۔ کیا کیا تم نے میری بہن کے ساتھ؟ ظالم انسان، میری بہن کو لاوارث سمجھ لیا تم نے؟ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گے۔ اس نے حاکم پر بنا کچھ دیکھے ہاتھوں اور مکوں کی بارش کر دی تھی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ دستگیر نے زبردستی کھینچ کھنچا کر اسے حاکم سے دور کیا تھا۔ باجی پلیز، یہ ہاسپٹل ہے، بہادر نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ دستگیر نے شکیلہ کو ڈپٹا۔ یہاں پر تماشا مت بناؤ، اور بھی لوگ ہیں،
आप अब भी मुझे तमाशा ना लगाने का कह रहे हैं, उसने गीली आंखों से कहा। और आप? उसने बहादुर खान को देखा। उसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है, उसे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। वो हाकिम को नफरत से देख रही थी। बहादुर ने बड़ी मुश्किल से पुलिस केस बनने से रोका था और अपने ताल्लुक इस्तेमाल करके उस प्राइवेट हॉस्पिटल में ताजवर को एडमिट करवाया था। शकीला के शिकवे पर नजरें झुकाकर रह गया। ये गलत फहमी की बिना पर हुआ है, हाकिम शर्मिंदा है, बहादुर ने नीची आवाज में कहा, मगर शकीला सुने बगैर पलट गई। ताजवर जितने दिन हॉस्पिटल रही, शकीला उसके सरहाने से 1 मिनट नहीं हटी थी। हाकिम ने उसकी मौजूदगी में ताजवर की शक्ल भी नहीं देखी थी। उसे दस्तगीर और शकीला बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहे थे, मगर वो जब्त करने पर मजबूर था। ताजवर को डिस्चार्ज किया गया तो शकीला ने हाकिम को आने से रोक दिया। मैं ताजवर को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। हाकिम ये सुनकर हत्थे से उखड़ गया। उसने गलती की थी, इसलिए शर्मसार था, मगर शकीला उसकी अहमियत दो कोरी करने पर तुली थी। मैं ताजवर को नहीं जाने दूंगी हाकिम के साथ। इन जालिमों में कौन उसका ख्याल रखेगा? वो दस्तगीर से उलझ पड़ी थी। दस्तगीर भी उसका हम ख्याल था। बहादुर खान ने अब की बार भी हाकिम को समझाया था, भाभी की हालत नाजुक है, जहनी तौर पर वो बहुत शौक में है, उन्हें जज्बाती सहारे की जरूरत है। उनकी बहन साथ होगी तो वो संभल जाएगी, वरना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। उसकी बात ठीक थी, मगर हाकिम का दिल नहीं मान रहा था कि ताजवर उसके घर से दूर जाए। बहादुर के इसरार पर लब भींच का रह गया। मेरा बच्चा, ताजवर ने मज़ाहमत की थी। शकीला ने एक नहीं सुनी। वो उसका भी बच्चा है, पालने दो। वो बहुत सार पे चढ़ा दिया है हमने हाकिम को। दस्तगीर और शकीला ताजवर को अपने साथ ले आए थे। वो उसे अपने घर ले जाना चाहते थे, मगर ताजवर के लब हिल उठे थे। अपने घर चलो शकीला, हम अपने घर में ही जा रहे हैं ताजवर। उसने मोहब्बत से हाथ दबाया था। तुम्हारे घर नहीं, हमारे घर, वो फिर मध्यम सा बोली थी। शकीला कुछ समझ नहीं सकी थी। कहाँ ताजवर? अब्बा के घर। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज गैर मुतवक्का थे। उन्हें इस वक्त ताजवर की ज़हनी हालत का ठीक से अंदाजा हुआ था। सालों बाद मौलवी हयात का छाँव जैसा वो घर खोला गया था। दस्तगीर ने जरूरत की हर चीज वहां पहुंचा दी थी। दोनों बहनें कुछ वक्त के लिए इस घर को आबाद करके रहने लगी थी, पुराने वक्त में, पुरानी यादों के दामन में। 1 माह बाद ताजवर अपने घर वापस आई तो हाकिम और उसके दरमियान मजीद दूरियां आ चुकी थी। गो के मौलवी हयात के घर वो नन्हे मुजफ्फर से मिलने रोजाना आता था, फिर भी दोनों खामोश रहते। मुजफ्फर से छोटी छोटी बातें करके वो चुपचाप चला जाता। ताजवर भी इसी तरह खामोशी से सुनती रहती, लेकिन यूं लगता ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है। हाकिम बहुत मुश्किल आदमी था। वो अंदर से जम गया था, सब कुछ जैसे अंदर ही रह गया। ताजवर से नदामत, उसकी मोहब्बत, उससे माफी, सब कुछ अंदर ही अंदर पत्थरों का ढेर बन गया। शकीला उसको नहीं जाने देना चाहती थी। हाकिम के कानों में इधर उधर से सुनी बातें पड़ती तो उसका खून खोलने लगता था। अजीब सा रिश्ता था दोनों में, इतनी नापसंदीदगी कि दोनों ही नफरत में एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। नीलम ताजवर को मिन्नत करके घर ले आई थी, हालांकि मिन्नत की भी जरूरत नहीं थी। ताजवर तो गुमसुम होकर रह गई थी। ये सब्र की हालत नहीं लगती थी, ये कोई और ही कैफियत थी। नीलम हाकिम से खूब लड़ी थी, बार बार उसे जताती कि ताजवर की दूसरी बहन कितनी खुश है, उसका शोहर उससे कितनी मोहब्बत करता है। मौलवी हयात ने कितना दुरुस्त फैसला किया था। हाकिम का बस नहीं चलता था कि वो इन दोनों को यहाँ से गायब कर दे या खुद इतनी दूर चला जाए कि इन दोनों का जिक्र उसे कभी ना सुनना पड़े। वक्त धीरे धीरे सिरकता चला गया था। उनकी जिंदगी के मजीद कुछ साल जो सुनहरी थे और इतने कीमती भी थे कि कभी ना वापस आने वाले, उनके आंगन में फूल खिलाते हुए बीतते चले गए थे। दोनों एक दूसरे की जरूरियात पूरी कर रहे थे, मगर दोनों का वजूद एक दूसरे के लिए बेजरर होता चला गया था, जिसमें ना खुशी थी ना गर्मजोशी, फकत खामोशी। यूं ही एक दिन बैठे बैठे नीलम को न जाने क्या ख्याल आया था कि उसने ताजवर से वो सवाल पूछ लिया था जिसने हाकिम के कदम पल भर के लिए साकत कर दिए थे। हाकिम जानता था वो एक अच्छा शोहर नहीं है, ना ही वो अपनी बीवी को ऐसी जिंदगी दे सका है जिससे वो उसके साथ पर फख्र करे। फिर भी उसके दिल में एक ख्वाहिश ने शिद्दत से सर उठाया था। नीलम
उन दिनों माँ बनने वाली थी और अपने शोहर के लाड ने उसकी जिंदगी बागो बहार कर दी थी। ना जाने क्या सोचकर उसने पूछ लिया था। एक शादीशुदा औरत की जिंदगी उसके शोहर के सलूक और रवैये से बंद कर रह जाती है। अगर आपका जीवन साथी अच्छा हो तो वक्त इंसान को कभी बूढ़ा नहीं कर सकता। नीलम की आंखें मोहब्बत के एहसास से जगमगा रही थी। ताजवर ने चौंक कर देखा, फिर फीका सा मुस्कुरा दी। माशाल्लाह, उसने यूं कहा कि गोया वो कह रही है तो ठीक ही कहती होगी। उसके जवाब में उसकी अपनी कोई राय ना हो। ताजवर, तुमसे एक बात पूछूं? ताजवर ने इजाजत दी थी। जानती हूँ हाकिम भाई बहुत ज्यादतियां करते हैं, मगर तुम भी दिल में शिकवे पालकर चुप की चादर ओढ़ लेती हो। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि मैं इस बारे में नहीं सोचती नीलम? ताजवर ने बिल्कुल मामूली लहजे में उसकी बात काट दी थी। नीलम उसको देख कर रह गई। तुम अपनी बहन को देखती होगी तो सोचती होगी कि तुम्हारी जिंदगी में भी इतनी खुशियां होती। काश मेरा भाई भी तुम्हारे लिए वैसा होता, है ना? हाकिम इस बात पर जहां था वहीं रुक गया था। उसके दिल में शिद्दत से आरजू पैदा हुई थी कि ताजवर कहे वो अपनी जिंदगी में खुश है। काश वो कुछ हाकिम के हक में अच्छा बोल दे। खुशियों पर तुम्हारा भी हक है। हाकिम का दिल लगता भर को थम गया था। नहीं नीलम, ताजवर ने गहरी सांस ली थी। मैं ऐसी ख्वाहिश नहीं कर सकती, इस डर से कि अगर मेरी हसरत मेरी बहन के लिए नजर बन गई तो मैं खुद किसी भी हालात से गुजर सकती हूँ, मगर अपनी बहन को कांटा लगता भी नहीं देख सकती। मैं उन्हीं से तो ऑक्सीजन कशीद करती हूँ। मेरी जिंदगी में मेरी औलाद और इन दो रिश्तों के अलावा और है क्या? वो सच्ची मुस्कुराहट से बता रही थी और शायद वो कुछ गलत नहीं कह रही थी, मगर हाकिम वो ये जवाब नहीं सुनना चाहता था। उसका दिल टूटा था या जुम, मगर एक और मासूम इंसान उसके ज़ेरे अताब आ गया था। हाल सिमी की गमगीन सूरत इस खातून की निगाहों के हसार में थी, जिसका अपना चेहरा मारे कुरब के सुर्ख हो रहा था। सिमी अपनी माँ के हालात से वाकिफ थी क्योंकि वही ताजवर के सबसे करीब रही थी। फिर भी खाला से सुनकर जैसे वो अजसर नो उस आग के दरिया में जल रही थी। आपने खिजर को हमारे बारे में कभी नहीं बताया। सिमी नम आंखों से देखने लगी। ये शिकवा नहीं था, ना ही दुख। शकीला ने नफी में सर हिला दिया था। नहीं, कभी नहीं। क्यों खाला, आप इतनी मोहब्बत करती हैं माँ से, क्या आपका दिल नहीं करता था? हमारी जिंदगी हमारे दिल के मुताबिक चली कब है? वो अफसुर्दा सा मुस्कुरा दी। मैंने ये बात हमेशा खिजर और हिना से छुपाई। खिजर तो अब भी लाइलम है। क्योंकि सिमी ने बेचैनी से दरियाफ्त किया। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे अंदर से सारी बहादुरी, सारी हिम्मत निकल गई। ये खुशी या मर्जी का फैसला नहीं था। मैं एक चीज के ज़ेरे अताब आ गई, खौफ, शदीद खौफ। मैं बहुत डर गई थी सिमी, कहते हुए शकीला जैसे अब भी खौफ के मारे सारे जहां का सफर कर रही थी। माजी ये बासी सुबह का मंजर था। बच्चों के स्कूल पहुंचने का वक्त। ऐसे ही एक सुनहरी और खूबसूरत मंजर का हिस्सा वो दोनों बच्चे थे। छोटे छोटे बालों की सर पर चोटी बनाई और बाकी तरतीब से बाल माथे पर फैले थे। वो क्यूट सी बच्ची सिमी थी, जिसके मुस्कुराने पर गालों में घड़े पड़ते थे, और उसके साथ खड़ा हल्के भूरे बालों वाला बच्चा खिजर था, जिसकी हंसी से रोशन आंखें और बड़ी बड़ी हो रही थी। सिमी के हाथ में फूला हुआ गुब्बारा था जो खिजर उसे लेना चाह रहा था। सिमी बार बार हाथ पीछे करती, फिर वो गुब्बारा उसके हाथ से छूट गया। खिजर ने फौरन उसे उठाया और इस डर से कि सिमी उसे छीन न ले, मजबूती से दोनों हाथ में जकड़ा। गुब्बारा ठा की आवाज के साथ फट गया था। खिजर डर गया। अगले ही पल दोनों की खनकदार हंसी पूरी गली में गूंज रही थी। अब एक टुकड़ा खिजर के हाथ में था, दूसरा सिमी के, और दोनों हंसी से लूट-पुट हो रहे थे। हाकिम की नजर उस मंजर पर पड़ गई। उसकी भूमें इकट्ठी हुई। खिजर सिमी की चुटिया पर गुब्बारे का टुकड़ा लपेटने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों मासूम से बच्चे थे, मगर शकीला और दस्तगीर की औलाद को देखकर हाकिम के तन बदन में आग लग गई थी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाकिम के सर पर पहुंचकर चिल्लाने पर दोनों खौफ से उछल पड़े थे। वो दोनों प्राइमरी स्कूल की बिल्कुल इब्तदाई क्लास में दाखिल हुए थे और स्कूल हाकिम के घर के नजदीक था। उनकी औताक से ठहर कर देखो तो सामने नजर आता हुआ। बाबा, सिमी ने बाप को देखकर अटका सांस लिया था। गोया डरने की कोई बात नहीं। लड़ रहा है तुमसे।
हाकिम ने सर से पैर तक धुले धुलाए साफ सुथरे और खूबसूरत कपड़ों में मलबूस खिजर को नापसंदीदा निगाहों से देखा था, जिसके कपड़े जूते से लेकर बैग तक महंगा और तवज्जो से खरीदा लग रहा था। शक्लो सूरत और हुलिये पर माँ बाप की खास तवज्जो से वो गांव के आम बच्चों जैसा नहीं दिखता था। उसने मेरा गुब्बारा फाड़ दिया। सिमी ने मुंह बसोड़ कर बाप से शिकायत लगाई। वो दोनों अक्सर क्लास में भी जगह का इशू बनाकर लड़ पड़ते थे। सिमी उसको डांट पड़वाना चाहती थी। ये झूठ बोलती है, ये मुझे दे नहीं रही थी। खिजर ने उंगली हिलाते हुए उससे ज्यादा मुंह बनाया। हाकिम ने सख्ती से झिड़का। ये झूठ नहीं बोलती, झूठे तुम हो, फिर बकवास करते हो। तुम्हारे माँ बाप कहाँ मर गए हैं तो दूसरों की चीजें छीनते हो। हाकिम की गसीली आवाज से सिमी भी दुबक कर रह गई थी, मगर खिजर की आंखों में खुफगी उतरने लगी। आप बहुत गंदे हैं, गंदी बच्ची, गंदे बाबा, वो जिद्दी लहजे में कह रहा था। सिमी को घूरते हुए हाकिम को पतंगे लग गए। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, उसने खिजर को धक्का दिया था। खिजर गिरते गिरते बचा। हाकिम सिमी की उंगली थामे जाने लगा था जब खिजर पीछे से चिल्लाया था, मैं अपने बाबा को बताऊंगा, आप वाकई बहुत गंदे वाले अंकल हैं। मेरे बाबा किसी से ऐसे बात नहीं करते, वो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बुरे। हाकिम को यह बाबा का कसीदा बुरा लगा था, या शायद ताजवर की बातें। जहन में आई थी कि वो दांत पीसता हुआ मुड़ा और खिजर का बाजू पकड़ा। एक लम्हे को भी उसके जहन में नहीं आया कि वो अपना जोर एक मासूम से बच्चे पर आजमा रहा है। उसने हाथ में पकड़े बाजू से खिजर को दूर झटकने की कोशिश की थी। खिजर हाकिम की पूरी कुव्वत से उछालने पर उड़ता हुआ कई कदम आगे गया था। एक पल को हाकिम का दिल भी डूबा। खिजर की दिल खराश और फलक शगाफ चीखों ने आसपास के कई घरों को दहला दिया था। कुछ कदमों के फासले पर तामीराती काम के लिए पुरानी ईंटों के ढेर पर खिजर जा टुकराया था। जब तक उसके अच्छे बाबा पहुंचे, खिजर के 2 दांत, एक बाजू टूट चुका था, मुंह खून से तरबतर हाल। सिमी की रूह कांप उठी थी। उसने बेख्तियार हाथ सीने पर रखकर मुट्ठी भींच ली थी। उसका दिल लर्ज रहा था। सामने बैठी माँ न जाने किस दिल से वो मंजर बयान कर रही थी। हाकिम ने इतनी मेहरबानी की कि खिजर की फौरन पट्टी करा दी। मेरी कायनात हिल गई थी। मुझे लगा हाकिम मेरे बच्चे को मार डालेगा। जब दस्तगीर खिजर को ले आए तो मैं जमीन पर गिरकर रोती रही थी। खिजर दर्द से रात दिन चीखता था। मेरा बच्चा तड़पता रहता था। गर्मियों के दिन थे। पट्टी उसकी नाजुक जिल्द को गिलाने लगी थी। वो अपने आंसू साफ करने लगी थी। सिमी का दिल दर्द से फट रहा था। वो जानकुनी के आलम से गुजर रही थी। खिजर जैसे उसकी आंखों के सामने बिलक बिलक कर रो रहा था। मेरे दिल से हाकिम के लिए शदीद बददुआ निकलती थी, मगर बददुआ किसको देती? हाकिम को, अपनी बहन के घर को, या उन बच्चों के बाप को जो मेरी बहन की औलाद थी? आई एम सॉरी। सिमी दबी दबी सिसकियां लेने लगी थी। शकीला ने दोनों हाथों से उसका सर ऊंचा किया। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी सिमी, तुम एक माँ का डर नहीं समझ सकती। रातों को उठ उठ कर खिजर को देखती थी। फिर हमने फैसला किया हम अपने बच्चों पर हाकिम का साया भी नहीं पड़ने देंगे। मैं खिजर और हिना को लेकर अपनी नंद के घर रहने आ गई और उनकी स्कूलिंग शुरू कर दी। दस्तगीर के लिए मुस्तकिल शहर रहाइश इख्तियार करना मुश्किल था। वो आते जाते रहते और मैं भी। जब हिना और खिजर अपनी पुप्पों के आदी हो गए तब मैंने जाना कम कर दिया था। हाशिम भाई की माँ, सिमी ने भीगी आवाज में पूछा। हाँ। बाद में जरी आपा ने अपने बेटे के लिए हिना को मांग लिया था। दोनों बच्चों की अपनी भी पसंद थी। दस्तगीर हाशिम को बहुत अजीज रखते हैं, बिल्कुल खिजर की तरह। लेकिन सिमी, मेरे बच्चों ने ज्यादा वक्त मुझसे दूर ही गुजारा, सिर्फ हाकिम की वजह से। मैंने इसलिए हमेशा उनसे ये बात छुपाई। मैं बता देती तो वो बिना किसी खतरे की परवाह किए अपनी खाला से मिलने को तैयार रहते, हर मुमकिन तरीके आजमाते, क्योंकि ये उम्र होती ही जोशीली है, कुछ भी कर गुजरने की धुन। जिस तरह तुम तजस्सुस के हाथों मुझे देखने मेरे घर तक चली आई थी, मैं नहीं चाहती थी खिजर हाकिम के रूबरू हो। जानती हो खिजर अपना टूटा बाजू आज तक एक आम इंसान की तरह पूरा सीधा नहीं कर सकता। उसका बायां बाजू एक हद तक ऊपर जाता है। सिमी सांस नहीं ले सकी। वो अपने सारे दुख सिमी को सुना रही थी, वो दुख जैसे वो ताजवर को सुना रही हो। सिमी दम बखुद सी बैठी थी।
آپ نے اچھا کیا نہیں بتایا، میں تو آپ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتی۔ سیمی کو وہ واقعی حق بجانب لگ رہی تھی، وہ ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کتنا کچھ کیا تھا اس کے باپ نے، اس کے باوجود سب کتنے اچھے تھے اس کے ساتھ، اور وہ ماں بیٹے کا دل دکھانے کا سبب بن گئی تھی۔ ہماری قسمت دیکھیے، جس انسان سے آپ خضر کو زندگی بھر بچاتی رہی، اسی انسان کی بیٹی سے خضر کا نکاح کر دیا۔ ایک بار پھر دشمنی پال لی خالہ۔ تم میری تاجور کی بیٹی ہو، میرا دل ہو، میرا جگر، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں تم دونوں پر آنچ نہیں آنے دوں گی میری جان۔ مگر آج یہ منظر دیکھ کر وہ تعصب سے کہتے ہوئے چپ ہو گئی۔ سیمی نے قدرے بے چینی سے ان کی تسلی کرائی۔ خالہ، آپ خضر سے ناراض نہ ہو، شروعات میں نے کی تھی، وہ تو بہت اچھے ہیں، میرا یقین کریں پلیز۔ جانتی ہوں، وہ پھیکا سا مسکرائی، تم بھی اپنی ماں کی بیٹی ہو، مجھ سے چھپاؤ گی اپنے شوہر کی باتیں، مگر میں خضر کی اس حرکت کو نظر انداز نہیں کروں گی۔ نہیں، میں ان کی طرفداری نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے سخت الفاظ استعمال کر کے انہیں مشتعل کر دیا۔ میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں سیمی، انہوں نے اچانک سیمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت پہلے یہ باتیں کلیئر کر دینی چاہیے تھی، لیکن مزید دیر نہیں کروں گی۔ خضر نے تمہاری چادر تمہارے گھر نہیں پہنچائی تھی سیمی، وہ اس بات سے بالکل لا علم ہے۔ ایسی گری ہوئی حرکت وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ باتیں سنی تھی، اس لیے وہ پورے یقین کے ساتھ بول رہی تھی۔ سیمی کے چہرے پر بے یقینی کا تاثر ابھرا۔ مطلب؟ تاجور نے بھی یہ بات بتائی تھی مجھے۔ افراتفری میں بس نکاح ہوا، میں خضر سے بھی نہ تصدیق کر سکی، مگر بنا تصدیق کے مجھے یقین تھا خضر پر۔ تمہاری چادر نگار نے پہنچائی، تمہاری تائی تک سیمی، وہ چادر اسی نے اٹھائی تھی، خضر کی تمنائی تھی، وہ اسی حسد میں اس نے یہ کیا۔ میں نے سارے معاملے پر غور کیا تو مجھے شک گزرا، اور نگار سے پوچھنے پر اس نے اعتراف بھی کر لیا تھا۔ سیمی منہ کھولے ان سے یہ نئی داستان سن رہی تھی۔ آج ایک ایک کر کے بدگمانیوں کے سارے پردے سرکتے جا رہے تھے، دل صاف شفاف اور سچائیوں کی روشنی سے پر رونق ہوتے جا رہے تھے۔ خضر بالوں میں انگلیاں پھنسائے بیٹھا تھا۔ ہینا نے اس کے زخمی انگوٹھے پر مرہم لگا دیا تھا، پھر اسے پانی کا ٹھنڈا گلاس تھمایا۔ کوئی بات نہیں خضر، میاں بیوی کے رشتے میں یہ تو چلتا ہے، میں اور ہاشم پتہ نہیں کتنی بار دن میں الجھ پڑتے ہیں۔ رشتہ نیا نیا ہو تو اعتماد بنانے اور سنبھالنے میں اور بھی وقت لگتا ہے۔ ہینا نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ خضر نے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ تم نے بھی اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ مجھے تو اماں جان پر حیرت ہے، صرف ان کی بہن نہیں، ایک پوری فیملی ان کی، پھر بھی انہوں نے ساری عمر چھپا کر رکھا ہم سے۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی فضا میں جھول رہا تھا، یقین نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ڈرامائی سچویشن پیش ہو سکتی ہے۔ مجھے اماں جان نے بتانے سے منع کیا تھا، ان کی بھانجی سمجھ کر خود پر جبر کر کے سمجھوتا نہ کرو، یہ ان کی سوچ تھی۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ سیمی بھی یہ سب جانتی ہے، اس سے تو کوئی توقع کرنا فضول ہے، سب کچھ جان بوجھ کر میری لا علمی سے لطف لیتی ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بربرایا تھا۔ پہلے کون سا کوئی بات بتائی تھی جو یہ بتا دیتی؟ ہینا اس کی بربراہٹ پر بامشکل ہنسی دبا پائی تھی۔ لیکن یار، اس سارے میں اماں جو ناراض ہو گئی خضر کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ان کی فکر نہ کرو، سیمی کو منا لو، وہ تو خود بخود مان جائیں گی۔ ہینا نے چٹکی بجائی۔ مائیں مان جاتی ہیں، بیویاں نہیں مانتی۔ اٹھ کر چکر کاٹنے لگا۔ بیویاں؟ ہینا نے خاصا لمبا کھینچ کر آنکھیں نکالی تھی۔ سیمی سن نہ لے کہیں۔ اوف، تم بھی یار، وہ جھنجھلا گیا۔ جو کہا ہے اس پر عمل کرو، ہینا مزے سے بولی۔ ٹھیک ہے، منا لوں گا اس کو، مگر سنو، یہ بات اس کو مت بتانا، ورنہ بات بات پر بلیک میل کرے گی، خضر نے رازداری سے سمجھایا تھا۔ ہینا اپنی ہنسی چھپا نہ پائی۔ ماں کی بھانجی ہونے کا نقصان، احتیاط سے رہنا مسٹر خضر، ہینا نے سیمی کے انداز میں چرایا۔ ویسے مت بھولو کہ خالہ بھانجی ساس بہو بننے کے بعد اکثر حالات جنگ کا منظر پیش کرتے ہیں، بس تھوڑی سی سیاست۔ خضر کی شرارت پر دونوں نے کہکا لگاتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ ان تلووں میں تیل نہیں، اے خوش فہم، ہینا نے انگوٹھا لہرا دیا تھا۔ میرے گھر میں سب کیسے ہیں خالہ؟ وہ دل میں بار بار امڑتا سوال لبوں پر لے آئی تھی۔ شکیلا نے ایک بار اس کی پلکوں پر چمکتے سکون کو دیکھا تھا، ان کی پلکیں ایک پل کو لرزی تھی۔ مجھے بہت یاد آتی ہیں، سیمی رو دی تھی۔ سب ٹھیک ہے، سب بہت اچھے ہیں،
वैसे ही जैसे तुम छोड़ आई थी। तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती होगी, मगर इस तसल्ली के साथ कि तुम खुश होगी। मुझे वो बहुत याद आती हैं। सिमी रो दी थी। अब तो सब कुछ ठीक होने का वक्त आया है मेरी जान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुस्तकबिल में हमारी औलादें हमें एक कर देंगी। सिमी उनकी बात पर खामोश होकर रह गई थी। शकीला ने वालहाना निगाहों से उसे देखते हुए कुछ सोचा, फिर उन्होंने उसका हाथ थाम लिया था। खिजर को कभी छोड़कर नहीं जाओगी सिमी, मुझसे वादा करो। वो सिमी के दोनों हाथ थामे इल्तिजा कर रही थी। वो पहले से खिजर के साथ थी। वो उन्हें एक नए वादे में बांधना चाह रही थी। वादा करो, दिल से, ईमानदारी के साथ। वो मुंतजिर निगाहों से देख रही थी, आंखों में जलती बुझती आस की लो। मैं वादा करती हूँ खाला। सिमी ने उनकी गिरफ्त से हाथ निकालकर उनके हाथ पर रखा। अब से मैं ये रिश्ता निभाऊंगी। सारे खदशे, सारे गुमान, सारी गलतफहमियां भूलकर मैं उनके साथ रहूंगी, अपनी रजा से, दिल की खुशी के साथ। जिंदगी का कैसा भी मोड़ आए, वक्त आने पर देख लेंगे। सिमी नम आंखों से मुस्कुराई। उसका दिल एक नई लहर पर धड़कने लगा था। शकीला खुशी की शिद्दत से बार बार सिमी के हाथ चूमती थी और पेशानी पर बोसा देती थी। सिमी के साथ जिंदगी में ये पहली बार हुआ कि वो हर खौफ, हर खतरे और हर अंजाम से बेनियाज हो गई थी। उसके जहन ने हर बुरी चीज फरामोश कर दी, हर सोच झटक दी। खिजर को कबूल करते हुए वो बाकी सब भूल गई थी, सब अल्लाह के सुपुर्द। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खवारी उठानी पड़ेगी, ये उसे अंदाजा था, मगर इस कदर शदीद उठानी पड़ेगी, उसके लिए सानिया ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। घर से वो अगर तैयार होकर नहीं आई थी, तो यहाँ आकर उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि उसे ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त से गुजरना पड़ेगा। इसलिए उसे अपने अंदाज, असर नो हिम्मत जमा करनी पड़ेगी। शाम तक करम इलाही को मर्दाना वार्ड में बिस्तर मिलने तक वो थकन से चूर और भूख प्यास से निढाल हो चुकी थी। करम इलाही चलने फिरने के काबिल नहीं था, 2 कदम पर हाँफ जाता था। सानिया को मालूम नहीं था कि व्हील चेयर या स्ट्रेचर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बहरहाल वो अपने कंधे पर उठाने से कासर थी। उसे सरकारी हॉस्पिटल के निज़ाम मालूम नहीं थे। उसने अस्पताल के अहाते में इमरजेंसी वार्ड के बाहर कुछ व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर पड़े देखे, मगर उसके तलब करने पर उसे देने पर तैयार नहीं हुए थे। मेरे साथ पेशेंट है, बुजुर्ग, प्लीज मुझे उसकी जरूरत है, वो मिन्नत करने पर मजबूर हो गई थी। मगर उन्होंने उसकी दरख्वास्त को खातिर में नहीं लाया था। वो बगैर आईडी कार्ड के चेयर देने में आमादा नहीं थे। वो उनके रूल्स में शामिल था। स्ट्रेचर या व्हील चेयर के लिए उनके पास आईडी कार्ड्स अमानत रखवाना था, ताकि वो व्हील चेयर उन्हें वापस भी की जाए और अपना कार्ड वापस लिया जाए। सानिया के पास अपना कार्ड नहीं था। उसने करम इलाही से पूछा, यह पूछना भी बेकार ही था। ऐसी हालत में उसे कहाँ याद रहा होगा कि अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास रखे। इस वक्त उसे अपनी हमाकत का एहसास हो रहा था। उसने दोबारा हिम्मत करके उनसे बात की। वो बहुत दूर से आई है, उनकी पुरानी व्हील चेयर लेकर वो कहाँ भागेगी। इस वक्त उसे करम इलाही को एडमिट कराने के लिए जगह जगह जाना है, चेकअप करवाना है। वो उसे एक जगह छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी मजबूरी समझते हुए बादिल नाख्वास्ता दूसरी मर्तबा वो मान गए थे। सानिया करम इलाही को लिए एक जगह से दूसरी और फिर तीसरी जगह गई। इब्तिदा में चेकअप के बाद टेस्ट बताए गए। हॉस्पिटल की अपनी लेबोरेटरी थी, मगर तीसरी मंजिल पर सानिया ने उसके ब्लड सैंपल्स लिए और करम इलाही को दरख्तों की छांव में बिठाकर लेबोरेटरी में जमा करवाए थे। दूसरा सबर आजमा लम्हा था रिजल्ट्स आने का। 3 बजे उसे रिपोर्ट्स मिली तो वो दोबारा चेकअप के लिए गई। अब की बार उसे कुछ मेडिसिन के साथ दाखिला फॉर्म बनवाने के लिए कहा गया था। 50 रुपए का एडमिशन फॉर्म बनवाते बनवाते उसकी टांगें शल हो गई थी। 5 बजे बिलाखिर उन्हें बेड नंबर 2 मिला, जो वार्ड के दरवाजे के करीब था और खिड़की राहदारी में खुली थी। नर्स ने करम इलाही को ऊपर लटाने में मदद दी और उसे 2-3 इंजेक्शन के बाद जब ड्रिप लगा दी थी, करम इलाही अब आराम से आंखें बंद किए सो रहा था। सानिया ने नजर उठाकर छत को देखा। सद शुक्र के पंखे ठीक काम कर रहे थे और गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। उसने बेड नंबर 3 की खातून से पानी का पूछा, जिसने उसे बाहर लगे ठंडे पानी के फिल्टर के बारे में बताया और ये भी कि वो जा रही है तो इनकी बोतल भी भर लाए। डॉक्टर ने फिलहाल कोई तशवीशनाक बात नहीं बताई थी। शायद 3-4 दिन एडमिट रखने के बाद वो उसकी सेहत ठीक कर दें। सानिया हौसला अफजा सोचती हुई
ہاں باہر فضا میں سانس لینے نکل آئی۔ کرم الہی کے اٹھنے تک پانی کے ساتھ کھانے کی بھی تلاش کرنی تھی۔ جب سے تم نے مجھے بتایا ہے کہ تم بحری جہازوں کے سینوں پہ لہرانے والی جل پڑی ہو، میں سمندر بن گیا ہوں۔ محبت امین مسافر کی نظموں سے نکل کر ان کے وجود میں سرایت کر گئی ہے۔ لفظ لفظ سے رومانیت ان پر جانسار ہوئی اور محبت ان کے گرد دیوانہ وار رقصوں، ان پرکیف لہروں کی مانند جو اپنے جشن میں چاروں سمت گھومتی ہیں اور اپنا آپ نشاور کر دیتی ہیں۔ یہ جگنوؤں کی ویسی ہی بارات اتر رہی تھی جو سفید چمکتے اور سنہری لو دیتے تھے۔ جل پڑی آپ سے نکل آئی تھی، سمندر دیوتا سے ٹانگیں مانگ کر اور دل قربان کر کے۔ جل پڑی اپنا سارا حسن سیاہ بالوں میں چھپائے ٹیرس پر اپنے محبوب کے روبرو آ گئی تھی۔ موسم رومان پرور تھا۔ بادلوں نے جیسے ریم جم کے گیت گانے شروع کر دیے تھے۔ سیمی کے کھلے ریشمی بال ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے۔ خضر نے ایک نگاہ اٹھائی اور 100 نگاہوں سے قربان ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سبز باریک سی ٹہنی والا کھلا ہوا گلاب تھا۔ اس نے وہ گلاب اس جل پری سے چھپا لیا تھا۔ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ تم گیت ہو، میں ایک دھن بن گیا ہوں۔ خضر نے اسے شرمندہ سی لڑکی کو کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ محبت کا ایک ہی اصول ہے، ظاہر ہو جائے تو باقی سب فضول ہے۔ نہ معافی تلافی، نہ گلے نہ شکوے، سب کچھ دوہرا کر کیوں نئے حالات پیدا کیے جائیں؟ کچھ لمحے ہی سہی پرانی باتوں میں کیوں ضائع کیے جائیں؟ خضر نے سب بھول کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ غضب کی رات تھی، ایسی سہانی رات جو شاید دوبارہ کبھی نہ آتی۔ خضر، سیمی کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے لب کپ کپائے، اس کی لمبی پلکیں جھکی ہوئی تھی، ان پر خضر کا دل اٹک رہا تھا۔ پکارو، میرا نام تمہارے منہ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے بہت بار تمہارا دل دکھایا ہے۔ میں سمجھتی تھی تم نے مجھ سے جواب کیوں نہیں مانگا؟ سیمی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے تم نے میرے رویے سے کچھ محسوس نہیں کیا؟ میرے لہجے سے، میری باتوں سے تمہیں کیوں لگتا رہا کہ میں نے اتنی گری ہوئی حرکت کی ہوگی؟ میں پاگل تھی نا؟ سیمی گہری اداسی سے بولی تھی۔ آسمان مکمل تاریک تھا، بادلوں سے ڈھکا ہوا، ستاروں کے چھاؤں نہیں تھی، مگر خضر کی آنکھوں میں ستاروں کا پورا آسمان جاگ رہا تھا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں سکی خضر، میں اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خضر نے اس کے اڑتے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر کان کے پیچھے سیٹ کیا تھا، ہلکے سے مسکرایا۔ تمہیں صرف کہانیوں میں ہی نہیں، اصل زندگی میں بھی سسپینس رکھنا پسند ہے۔ تم نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ ہم دونوں میں کتنا گہرا رشتہ ہے۔ وہ سیمی سے مدھم آواز، نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ خضر نے اس کے اڑتے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر کان کے پیچھے سیٹ کیا تھا، ہلکے سے مسکرایا۔ تمہیں صرف کہانیوں میں ہی نہیں، اصل زندگی میں بھی سسپینس رکھنا پسند ہے۔ تم نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ ہم دونوں میں کتنا گہرا رشتہ ہے۔ وہ سیمی سے مدھم آواز، نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، اس پرسیک ہوا کے جیسا لہجہ جو سیمی کے گرد رقص کر رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ہم دونوں کے نانا کا ایک جیسا نام کیوں ہے؟ خضر کی بات پر سیمی دھیرے سے ہنس دی تھی۔ اسے یاد کر کے ہنسی آنے لگی۔ میں کیوں بتاتی؟ میں نے سب بوجھ لیا۔ بہت دیر نہیں ہوئی، اس نے جتایا۔ اب بھی نہیں ہوئی۔ وہ 2 قدم آگے آتے ہوئے اس کے مزید قریب آیا اور سرخ گلاب کے بالوں میں اٹکا دیا تھا۔ سیمی نے مسکراہٹ لبوں میں چھپاتے ہوئے خضر کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں اس کی صورت روشن ہو رہی تھی، ہزار جذبوں کے رنگ جھلملا رہے تھے۔ تم اتنی حسین کیسے ہو؟ وہ مبہوت سا کئی پل اس کو تکتا رہ گیا تھا۔ ہم دونوں کا ملنا پہلے سے طے تھا۔ کتنی خوبصورتی سے قدرت نے ہمارے دل جوڑے ہیں سیمی۔ میرا تمہارے وجود سے محبت کرنا، تمہارے لفظوں کی خوشبو کی چاہ، تمہارا میرا رشتہ، ساری کہانی خوبصورت ہے۔ خضر نے اس کی گردن میں اپنے بازو حمائل کیے تھے اور وہ مسحور سا آنکھیں میچ کر بتا رہا تھا۔ سیمی اس کو بنا پلکیں جھپکے دیکھے گئی۔ ایک وعدہ کرو گی؟ ان دونوں کے بالوں میں بارش کی بوندیں اٹکنے لگی تھی۔ خضر نے ہتھیلی پھیلا دی تھی۔ کیا؟ شمائلہ کو دوبارہ میری محبوبہ نہ کہنا۔ وہ کچھ سنجیدگی سے، کچھ شرارت سے آگے بڑھا، وعدے لے رہا تھا۔ سیمی کی آنکھوں میں خفگی سمٹی۔ محبوبہ کو اور کیا کہوں گی؟ اس نے مصنوعی تیوریاں چڑھاتے ہوئے اپنے کندھوں سے خضر کے بازو جھٹکے۔ وہ میری محبوبہ نہیں ہے، اب تم سمجھ جاؤ، ورنہ یہ تکرار ہوتی رہے گی۔ پھر تمہیں کیا کہوں گا؟
खिजर ने सराय से उसका हाथ थामा। वो माइल बा शरारत था। दोनों दिल ही दिल में वक्त थम जाने की ख्वाहिश कर रहे थे। वक्त हसीन था, साथ हसीन तार। मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, बस ये लफ्ज कहना भी मत। सिमी ने उंगली खड़ी करके वार्निंग दी। खिजर का कहका सुनाई दिया था। तो क्या बीवी महबूबा नहीं हो सकती? वो हंसी के दरमियान बामुश्किल बोला था। उसका बेहतरीन जवाब तुम्हारे अलावा और किसके पास हो सकता है? ओह! खिजर ने मुट्ठी बंद करके दिल के मुकाम पर ठक से बजाई, जैसे सिमी की बात दिल पर लगी हो। कौन कह सकता है कि एक मारूफ राइटर जिसके लाखों पढ़ने वाले हैं, इतने रोमांटिक मौसम में टिपिकल बीवियों की तरह ताने दे रही है? उसकी बात पर सिमी अपनी हंसी जब्त नहीं कर सकी थी। उसकी खनकदार हंसी कई लम्हों तक गूंजती रही थी। बीवी बीवी होती है खिजर साहिब, टिपिकल कुछ नहीं होता। उसने हंसते हुए अपनी आंखों के किनारे साफ किए। मुझे कबूल करने का शुक्रिया सिमी, ये तुम्हारा मुझ पर एक और एहसान है। वो जज्बों से चूर लहजे में बोला था। सिमी ने सवाल किया, और पहला एहसान? मुझे माफ करने का और किसी दूसरे इंसान को अपने शोहर से मंसूब ना करने का वादा करने का। मैंने ये वादा कब किया? वो तेजी से बोली। तुम्हारे दिल की आवाज मैंने सुन ली, खिजर मजे से बोला। कितने चालाक हो गए हैं? सिमी घूरने लगी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ सिमी, मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगा। हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। तुम नाराज होकर बहुत बुरे लगते हो खिजर, तुम नाराज मत हुआ करो। सिमी को इतने दिनों की अजियत याद आ गई थी जो उसे उसकी बेअतनाई की सूरत सहनी पड़ी थी। तुम्हारे मनाने का मुंतजिर था, लेकिन तुम्हें मनाना नहीं आता। मैं आइंदा तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। स्वीट हार्ट, खिजर का लहजा लो देने लगा था। उसकी आवाज बोझल हो रही थी। सिमी को शर्म आने लगी। मैं आइंदा तुम्हें नाराज नहीं करूंगी, उसने धीरे से कहा था। खिजर ने उसे आहिस्तगी से अपने करीब कर लिया था। अम्मा जान ने कहा था कि हमारा निकाह भले जिन हालात में हो रहा हो, मगर जिंदगी में एक सही हमसफर मिल गई है। आज मैं भी एतराफ करता हूँ कि मुझे तुमसे बेहतरीन और कोई नहीं मिल सकता था। खिजर उसे खुद से लगाए बोल रहा था। सिमी की दिल की धड़कनें जैसे उसके दिल से होकर गुजर रही थी। मैं तुम्हें हर रोज पहले से बढ़कर चाहूंगा। मेरी संगत में बिताए दिनों में तुम्हें किसी और की याद नहीं सताएगी। तुम मेरी मोहब्बत कभी भूल नहीं पाओगे, यहाँ तक कि तुम खुद भी मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर ना हो जाओ। उसके शहद अंगी लहजे की मीठी बातें सिमी की समातों में रस घोल रही थी। आसपास बारिश का शोर भर रहा था। बारिश? तुम्हें बारिश पसंद नहीं है ना सिमी? सिमी को अपने हसार में समेटे खिजर को उसकी बात याद आई थी। सिमी ने चेहरा ऊपर उठाया। खिजर का चेहरा उस पर झुका हुआ था। ये बारिश तुम्हारे साथ पसंद है? एक सरशार करती मुस्कुराहट दोनों के लबों पर चिस्पा होकर रह गई थी। इस तारीख मंजर में खुले आसमान तले खड़े वो दो इंसान एक वजूद मालूम हो रहे थे। सिमी का लंबा आंचल हवा से दूर तक उड़ रहा था। उसकी जुल्फें बार बार खिजर के बाजुओं से लिपटती और चेहरे का तवाफ करती थी। वो जज्बा जिससे ज्यादा कीमती दुनिया में कुछ नहीं, इन दोनों पर निशावर कर दिया गया था। दुनिया में और खूबसूरत कुछ भी नहीं था। एक मुकम्मल मंजर, जिंदगी मुकम्मल थी, दिल मुकम्मल थे। एक खूबसूरत रिश्ते की खूबसूरती शुरू हो चुकी थी। महकती रात की खुशबू और रिमझिम उनके इर्द गिर्द झूम रही थी। वो दोनों हर चीज से बेनियाज, बारिश की फुहार और कोसो कज़ा जैसी चाहत के रंगों में भीगे जा रहे थे।